नमस्कार संतोष जी और नमस्कार सारिका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। ये फेसबुक का प्रथम लाइव कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं प्रभात प्रकाशन के मंच से। और संतोष जी, आपको साधुवाद है इस पुस्तक के लिए। इतनी शानदार पुस्तक आपने लिखी है, ये कैसे हुआ भारत मोदी में। और ये पुस्तक ना सिर्फ बहुत बढ़िया आपने लिखी है, बल्कि आपने जिस तरह से इसकी मार्केटिंग की है और जिस बहुत कम लेखक ऐसा कर पाते हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पुस्तक बहुत ही गहराई से लिखी है, आपने मन से लिखी है, और बल्कि मुझे लगता है आने वाले समय में ये टेक्स्ट बुक बन सकती है। कभी कभी पीछे इतिहास मुड़ के देखा जाएगा तो आपकी पुस्तक हमेशा उसके लिए लिखित की जाएगी कि क्या, अगर आपको किसी पुस्तक को रेफरेंस पॉइंट बनाना है कि कैसे मोदी जी की विजय यात्रा हुई 2019 के चुनावों की, तो इस पुस्तक को रेफर किया जाए। तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा कड़ी समय ना लगाते हुए सारिका जी और आप लोगों के बीच में संवाद चालू हो। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया सर। संतोष जी का बहुत स्वागत है प्रभात प्रकाशन के पेज से। और मैं सारिका पंकज, आपको इस किताब के लिए बहुत दिली बधाई। मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जब बताते हैं आपके विषय में, तो लगता था कि इस किताब को पहले पढ़ लिया जाए फिर आपसे बात की जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे शुरू में कि एक व्यक्ति के रंग में पूरा देश 135 करोड़ की जो जनसमूह है वो पूरा मोदीमय हो गया। और आपने इस पे किताब भी लिखी, जो कि आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने कहा कि देर से लिखी लेकिन बहुत वक्त पे लिखी आपने। 2014 से लेके 2019 के बीच की सफलता यात्रा जो थी, जिसमें देश मोदीमय हुआ, और आपने इतने डेटा के साथ लिखा है इसको, इसके लिए पहले तो पुनः बार बार की बधाई स्वीकार करें। और हमें ये बताएं हमारे सुनने वालों को कि इसके पीछे रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा लिखने का, कि आपने इसको शुरू किया, और कहाँ से दिमाग में आया कि इसको लिख डाला जाए, किताब के रूप दिया जाए। हाँ सारिका जी, सबसे पहले प्रभात प्रकाशन का आभार मैं प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अभी जो किताब पुस्तक के बारे में बताई बातें। निश्चित तौर से मैं स्वभाव से लेखक नहीं हूँ, ना मेरी किताब लिखने की कोई ऐसी मंशा थी। लेकिन 2019 के चुनाव में आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो बीजेपी का कैंपेन है उसको जैसे फर्स्ट आई से देखना होता है, उस फर्स्ट आई से मैंने चीजों को देखा। 29 मई की बात है कि 29 मई को अरुण जेटली जी ने एक चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि मैं सरकार में नहीं आना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि इस चुनाव में जो एक कैंपेन कमेटी के हेड थे अरुण जेटली जी, उन्होंने जो भूमिका ली और जो उन्होंने काम किया वो बहुत हद तक उस तरीके से बाहर नहीं आई थी। उसके बाद मुझे एक जो सबसे अहम बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी वो 17 मई की बात थी, जब कैंपेन अपने लास्ट डे का कैंपेन था 19 के चुनाव का। अचानक से प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय आते हैं और किसी को पता नहीं होता है, सभी लोगों में उत्सुकता रहती है कि शेड्यूल्ड में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, जिसमें साथ में प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं जिसका जिक्र मैंने पुस्तक में अपने स्टार्टिंग में ही किया है मैंने, कि उन्होंने कहा कि संगठन का जो काम होता है वो ऐसे नहीं होता है। हमने अपने कैंपेन की शुरुआत कहाँ से की? हमने अपने कैंपेन की शुरुआत मेरठ से की, जहां 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हमने एंड कहाँ किया? एंड हमने मध्य प्रदेश के खरगोन में किया, जहां भीमा नाइक जो 1857 की क्रांति के एक नायक थे, उनकी वो जगह है, हमने एंड वहां किया। तो चीजों को सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि हमने आज यहाँ पे काम शुरू किया कल वहां एंड कर दिया, जहां जाके खत्म हो जाएगी, ऐसी सोच नहीं। पार्टी एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सोच के साथ चीजों को कैसे आगे बढ़ाती है। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ पत्रकार, मैंने बीजेपी के पूरी यात्रा को बहुत करीब से देखा है। और एक स्वभाव में थोड़ी सी मेरे अंदर यह है कि मैं थोड़ी सी गहराइयों में जाता हूँ। तो जब मैं गहराइयों में उतरा तो मैंने देखा कि ये जो बाहर की दुनिया में कहा जाता है, जो एक धारणा है या अवधारणा कह लीजिए, वो शायद अलग है। इनके पीछे जो काम करने का जो तरीका है उसमें एक सिस्टम है, एक उसमें फंक्शनिंग का एक तरीका है उनका, और सब कुछ एक कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो मैंने सिस्टम बना दिया है उसके हिसाब से।
बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम बना दिया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको हम एक पुस्तक के रूप में समाहित करें। लेकिन फिर इसमें कई बार पत्रकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है कि अगर आप किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के बारे में किताब लिखते हैं तो आप पे एक ठप्पा लग जाता है कि आप किसी खास व्यक्ति या किसी खास पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये एक चुनौती थी मेरे लिए भी। तो मैंने इस पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, मैंने होम मिनिस्टर से भी ये बात कही बाद में जब मैंने उनको पुस्तक भेंट की। तो मैंने उनसे कहा कि जनरली सामान्य तौर पर लोग जब आप सत्ता में आप होते हैं तो लोग आपसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लिख करके, कुछ अन्य तरीकों से। मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को सामने लाना था कि लोग ये जान सकें कि ये यात्रा जो 282 से 303 पे सरकार आती है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी। लोग ऑपरेशन बालाकोट समझ रहे थे, ऑपरेशन ये पुलवामा के बाद जो बालाकोट हुआ उसको समझ रहे थे, लेकिन वो एक तात्कालिक वजह हो सकती है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर था कि मतलब आप सोच के, मतलब कई बार हम चीजों को जब देखते हैं कि बीजेपी ने ऐसा खाका बनाया कि भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कि कौन सी दीवार पे 5 कमल के फोटो लगेंगे, कहां पे क्या काम होगा, एक एक चीज डिसाइडेड थी। और कोई भी चीज एक झटके में कैसे उतारनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मैंने इस पुस्तक में मेंशन किया है कि पुलवामा होता है 14 फरवरी को, 13 फरवरी को पार्लियामेंट सेशन एंड हुआ था, 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर के लिए एक संदेश जाता है सारे एमपीज को कि आप एक खाका भर के दीजिए कि आपने अपने इलाके में जो काम किए हैं उसकी एक बुकलेट तैयार होगी, आप 5-5 अपने काम बताइए अपने एरियाज के। तो उनको सौंपने के लिए समय दिया गया। 13 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 14 फरवरी को ये इंसिडेंट हो जाता है, पूरे देश के लिए शॉकिंग चीज होती है। और 16 फरवरी को, 15 को तो बिल्कुल एक स्टेट बैक वाली स्थिति थी पूरे देश में, लेकिन 16 फरवरी को बीजेपी एक सर्कुलर जारी करती है जिसका जिक्र पुस्तक में है। उस सर्कुलर में ये लिखा होता है कि 17 तारीख को, 16 को जारी करती है, 17 को जिला स्तर पे हमारा एक श्रद्धांजलि और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होगा, जिसका बैकड्रॉप क्या होगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसमें कैसे लोग आएंगे, ये तक यहां से अमित शाह ने तय की, जो अगले दिन इंप्लीमेंट भी हुआ। एक इतने बड़े संगठन में 135 करोड़ के देश में इस तरह की चीजें हो पाना, मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत सामान्य सी बात है। ये संगठन का एक स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगा कि सारी चीजें एक जगह, एक खाके में आ जानी चाहिए। इस मकसद के बाद मैंने इस पे काम करना शुरू किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने 17 मई को ये कहा था तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि जो भी व्यक्ति इस पे रिसर्च करना चाहे संगठन के कामकाज पे या चुनाव को लेकर के, उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने इसमें किसी का सहयोग नहीं लिया पार्टी का। ये मेरी खुद की 5 साल की अपनी साधना थी, जिस साधना को मैंने इस पुस्तक के रूप में साकार किया। जी जी जी। बहुत सारे लोगों ने, जब 2019 की जीत हुई तो विरोधियों ने, जो विरोधी पक्ष थे, उन्होंने कहा कि ईवीएम में संदेह जता दिया। जो पक्ष के लोग थे उन्होंने कहा कि पुलवामा और की वजह से और बालाकोट की वजह से ये हो गया। तो और आपने स्ट्रेटेजिकल दिखाया अपनी किताब में, और बाकायदा आपने डेटा का बॉक्स बना करके दिया है। अगर किताब जब इस इंटरव्यू के बाद जो लोग खरीदेंगे वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कहीं कोई लैचेस नहीं है आपके लिखने में। तो जब आपने रिसर्च किया होगा तो वो लैचेस मिले भी नहीं होंगे आपको। तो क्या एक व्यक्ति के वश की बात है ये? निश्चित तौर से एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ये मैंने आपसे बताया कि तो एक संगठन का पूरा ढांचा है। जी। मैं बार-बार इस बात का जिक्र करता हूँ। लेकिन ये भी तो आरोप लगता है, विचारधारा की जो लड़ाई जो कही जाती है इस देश में वामपंथ, जी, इस देश में जो विचारधारा की लड़ाई जो कही जाती है, विचारधारा की बात कही जाती है। हाँ सारिका जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक आरोप भी तो लगता है कि 2 व्यक्ति मिलके पार्टी चला रहे हैं। तो या तो आइदर वो सच है, आइदर ये सच है कि आपने जो स्ट्रेटेजिकल डाटा दिया है, ये डेटा बिल्कुल ही एक संगठन का काम है, तो फिर वो आरोप झूठा है जो विरोधी लगाते हैं। निश्चित तौर से मेरी जो शोध है और जो मैंने इस पे पाया, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक तटस्थ पत्रकार के रूप में मैंने पाया कि इनका जो काम करने का तरीका है वो सिस्टम है, वो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने किताब में मेंशन किया है कि 2019 के चुनाव की जीत के बाद
जब 4 प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बना दिए गए, उनको चुनने का जो एक नया अध्यक्ष का चुनाव कैसे करना है, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के मन में आया, अमित शाह के मन में आया और आपने एक व्यक्ति को चुन लिया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। उसके 5 लेयर थे। पहले लेयर में उन्होंने ये तय किया कि हमें किसको किसको बनाना है, कौन कौन सी वहां पे प्रोमिनेंट कास्ट है जिसको हम चूज कर सकते हैं, जिनका हम प्रतिनिधित्व दे सकते हैं अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद सेकेंड राउंड में उन्होंने एलिमिनेट किया कि इसमें से हम किसको नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे राउंड में उस व्यक्ति जो बच गए, 3-4 व्यक्ति जो बच गए, उसमें से उनके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन किया गया। चौथे राउंड में स्टेक होल्डर्स जो संघ परिवार, विचार परिवार से डिस्कस हुआ। 5वें राउंड में जाकर के आपको सेंट्रल लीडरशिप ने आपस में डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद जाकर के वो नाम, उस नाम का ऐलान होता है। तो इसमें कहीं भी मुझे जो आप डिक्टेटरशिप वाली बात जो लोग कहते हैं, आप उनके सिस्टम को समझिए। आज संघ परिवार और बीजेपी के बीच जो समन्वय है, उस समन्वय के पीछे की बड़ी वजह वो यही है कि वो एक सिस्टम बना दिया गया है। आज आपने, अगर आप 98 से 2004 की सरकार देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली होंगी और जो आज पब्लिक डोमेन में है कि भाई वहां मतभेद भी दिखते थे, सड़कों पर संग्राम चल रहा था। लेकिन आप इस रेजिम में, इस शासन में आप देख लीजिए कि सिस्टम कितना स्मूथ तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं कि मतभेद नहीं होते, मतभेद आज भी होते हैं, लेकिन बंद कमरे में चंद मिनटों के अंदर संवाद और समन्वय के जरिए सुलझा लिया जाता है। जी। एक और बात मैंने सुनी है, आपकी किताब में पढ़ी है, अमित शाह जी जीत को एंजॉय नहीं करते हैं, वो उसमें भी कारण ढूंढते हैं बाकायदा कि ये जीत हुई तो क्यों हुई और कितनी हो सकती थी। तो क्या ये सही है, मतलब क्या सच में ऐसा वो करते हैं? निश्चित तौर से मैं तो सारिका जी ये कहूंगा, अटल जी की जो कविता है जिसमें वो कहते हैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कविता है उनकी। मतलब हाँ, उनकी वो, जैसे अमित शाह जी ने उसको आत्मसात कर लिया हो, मैंने ये महसूस किया। वो व्यक्ति जैसे मुझे ध्यान में आ रहा है कि बिहार में बीजेपी हार गई थी 2015 के चुनाव में। जब उस 2015 के चुनाव के बाद उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और आसाम में एक नया प्रयोग किया। आसाम चुनाव में, आसाम में बीजेपी सत्ता में जब आती है, यानी आसाम की रणनीति का भी जिक्र मैंने किया कि आसाम की रणनीति उन्होंने कैसे बनाई कि कैसे देश जब 26 जनवरी मना रहा था और उस शाम को अमित शाह के दिमाग में आसाम की रणनीति आकार ले रही थी। और उसी अगले दिन सर्बानंद सोनोवाल को सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करने का फैसला हो जाता है और 28 जनवरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें ऐलान कर दिया जाता है। एक सिस्टम है। जब आसाम की जीत होती है तो आसाम की जीत के बाद जब पार्टी कार्यालय अमित शाह पहुंचते हैं तो वो, उनको ये दिमाग में रहता है कि अब आगे क्या करना है। आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उनके दिमाग में कि अगली कार्यकारिणी हम इलाहाबाद में करेंगे, प्रयागराज में करेंगे जाकर के। तो फिर जब यूपी 2017 में जीतते हैं तो ये तय करते हैं कि अगला हम क्या करेंगे, तो वो भुवनेश्वर में कार्यकारिणी की तैयारी करते हैं। यानी जिस समय, जिस शाम को रिजल्ट के नतीजे सामने आते हैं स्टेट्स के, उसी शाम को उनकी आगे की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी वो जीत में भी और हार में भी कभी डिगने वाली स्थिति नहीं होती। ऐसा नहीं कि जीत गए तो बहुत उत्साहित हो गए और अब आप आराम कर रहे हैं। आराम करना उनकी नीति नहीं है। जो मैंने महसूस किया है, उनका जो संगठन चलाने का मंत्र है, उनका ये कहना है कि भाई तालाब की तरह पानी नहीं होना चाहिए, हमेशा नदी की तरह मतलब बहाव जो है, एक फ्लो बना रहना चाहिए संगठन के अंदर। उस नीति के तहत अमित शाह कदम को आगे बढ़ाते हैं। और एक एग्जांपल जो आपने अभी कहा कि जीत को भी एनालाइज करते हैं, जीत को निश्चित तौर से एनालाइज करते हैं। इस पुस्तक में उसका विस्तार से जिक्र है कि 2014 में जब चुनाव होता है लोकसभा का, बीजेपी अच्छी जीत से बिहार में भी जीत के आती है। और जब 2015 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, अमित शाह जब पटना जाते हैं तो पटना में जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि हम 9650, यही कुछ आंकड़ा होगा संभवतः, 9650 बूथ पे हम सिर्फ 50 वोट से पीछे थे। यानी वो बूथ वाइज वोटों का ऐसा विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर रणनीति को अंजाम देते हैं। एक जो आंकड़े की बात मैं कर रहा हूं, एक जो उनका गुजरात का मुझे याद आ रहा है। गुजरात के चुनाव में कहा जा रहा था कि बिल्कुल पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो रही है और प्राइम मिनिस्टर बहुत उसमें तेजी में आगे। एक बात वहां पे कार्यकर्ताओं से कही थी, उन्होंने कहा था कि गुजरात में 4 करोड़ लोग वोटर्स हैं,
4 करोड़ में अगर 70% लोग वोट डालते हैं तो अराउंड 280 के आसपास वोट पड़ेंगे, 2.80 करोड़ के आसपास वोट पड़ेंगे। मुझे चाहिए सिर्फ 1.45 करोड़ वोट बीजेपी को जीतने के लिए। 50% की बात उन्होंने की। ये उनका काम करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो मिस्ड कॉल मेंबरशिप बने थे, मिस्ड कॉल मेंबरशिप से हमारे 60 लाख वेरीफाइड मेंबर्स हैं जिनका हमारे पास डेटा है, सब कुछ है। अगर हम ये 60 लाख मेंबर हमारे 4-4 वोट इंश्योर कर लें तो गुजरात जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप वो आंकड़े चुनाव आयोग से मिला करके देख लीजिए, उससे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स बीजेपी को मिलते हैं और बीजेपी फिर से सत्ता में वहां आती है। भले सीटें कम हो जाती हैं लेकिन वोट का शेयर आप देखेंगे तो वो बढ़ जाता है। तो ये उनकी फंक्शनिंग का एक अलग तरीका है कि बिना आंकड़ों के, बिना फैक्ट्स के वो बात ही नहीं करते। कोई भी अगर जाए उनके सामने और वेग बात करना चाहे तो वेग बात वो न तो सुनते हैं और न करते हैं। ये उनकी एक कार्यशैली का एक अहम हिस्सा है। आपकी बात से मुझे वो घटना याद आ रही है जब 2019 चुनाव के बाद जीत हासिल हुई और बीजेपी मुख्यालय में दोनों जन गए, प्रधानमंत्री हमारे और उस वक्त गृह मंत्री हुए नहीं थे, अमित शाह जी। तो अमित शाह जी का बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि वो नेक्स्ट की तैयारी में शायद लगे हों। उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, न खुशी थी बहुत, न वो आह्लादित थे, जबकि प्रधानमंत्री बहुत आह्लादित थे वोट की वजह से, जनता के सपोर्ट की वजह से खुश थे, बहुत भावुक थे। लेकिन अमित शाह जी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी और वो लगता था कि अब नेक्स्ट व्हाट के तैयारी में है। तो आपकी बात से ये उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत रिजेंबल करता है। निश्चित तौर से उनकी तैयारी सारिका जी, उनकी तैयारी का एक अहम हिस्सा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने गांधीनगर से चुनाव में उतरने का जो फैसला किया, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि जब वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे, 1 साल उनका राज्यसभा का हुआ था, वो चाहते तो 5 साल और राज्यसभा में रह सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने खास लोगों से, चुनिंदा लोगों से कहा कि मेरी जो छवि है उस छवि से ये जल नहीं करती राज्यसभा की सीट मेरे लिए। मैं जनता के बीच का नेता हूं, मैं जूझ के आना चाहता हूं। जो राज्यसभा को अमूमन हम लोग एक पत्रकारिता में भी कहते हैं कि एक बैकडोर चैनल है, जनरली एक परसेप्शन बना हुआ राज्यसभा को लेकर के, तो वो उस छवि में अपने आप को फिट नहीं मान रहे थे। इसी वजह से उन्होंने लोकसभा में उतरने का फैसला किया। और आपने जो बातें कही कि निश्चित नेक्स्ट मतलब एक उत्तराधिकारी वाली बात आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तराधिकार की बात जो है, निश्चित तौर से देखिए, राजनीति में है आप तो यहाँ पे आप संत समागम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, उसमें बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं तब तक वो एक अच्छे सारथी के रूप में ही, अमित शाह जी एक अच्छे सारथी के रूप में ही आगे बढ़ना चाहते हैं और पार्टी को उसी हिसाब से ले जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है, बिल्कुल कह सकते हैं आप जी। आपकी किताब में एक के लिए नकारा नहीं जा सकता 2014 से 19 के बीच के सफलता और अभी भी जो चल रहा है उसमें, तो उनका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारे सुनने वालों को। निश्चित तौर से सारिका जी, मैं ये कहूँ तो पर्दे के पीछे अगर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी या मीडिया स्ट्रेटजी का अगर प्रिंसिपल फेस किसी को कहा जा सकता है तो वो डॉक्टर हिरेन जोशी है। हिरेन जोशी एक राजस्थान की यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर थे। गुजरात के समय से ही नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं और इनके बारे में यह है कि सोशल मीडिया पे जो प्रधानमंत्री का टेस्ट है, उनका जो जायका है, उस जायके को हिरेन जोशी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको अमली जामा पहनाते भी हैं। उनकी एक सबसे बड़ी खासियत जो मुझे भी चौंकाने वाली लगी थी वो ये थी कि सोशल मीडिया हैंडल करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन खुद सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है उनका। कोई आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं कोई अकाउंट नहीं मिलेगा उस व्यक्ति का। और साथ ही आप अगर मीडिया में आज गूगल कर लें, आपको उनकी एक तस्वीर भी नहीं मिलेगी। हालांकि एक बार मैंने जब मैं दैनिक भास्कर में था तो मैंने उनकी एक तस्वीर छापी थी
तो वो आश्चर्यचकित भी थे कि तुम्हारे आपके पास ये फोटो कहाँ से आई। लेकिन अमूमन उनकी फोटो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उनकी एक स्ट्रेटजी का, अगर उनकी स्ट्रेटजी का सारिका जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू समझना हो 2019 के चुनाव के संदर्भ में, तो आपको मीडिया स्ट्रेटजी समझनी होगी। आपने देखा होगा कि इस बार बीजेपी ने जो मीडिया स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी में सबसे अहम था कि प्रधानमंत्री के साथ अखबारों का और टीवी चैनल का इंटरव्यू। आपने देखा होगा कि उन्होंने तमाम अखबारों को और तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज दिए, लेकिन उस इंटरव्यू के पीछे एक साइंटिफिक तरीका, जो साइंटिफिक टेम्पर की जो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर बार बार, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में साइंटिफिक टेम्पर को फॉलो किया। कैसे फॉलो किया? उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा चैनल है या कोई बड़ा अखबार है तो हम पहले उसको देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो टीआरपी की एक अंधी दौड़ जो होती है कि टीआरपी वाले चाहते हैं कि भाई हमको पहला इंटरव्यू मिल जाए, फर्स्ट की जो मारामारी है उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने, डॉक्टर हिरेन जोशी ने उससे बाहर रखा। उन्होंने एनालाइज करवाया फेज वाइज कि किस फेज में जहां हमारा चुनाव है उस एरिया में प्रोमिनेंट 3 अखबार कौन है और 3 न्यूज चैनल्स कौन है। उसके बाद उन्होंने क्या उसको साइंटिफिक तरीके से किया कि एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है एक चैनल, तो दूसरा अखबार वहां का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का इंटरव्यू कर रहा होगा, और बाद में एक दूसरे को इंटरचेंज करते थे। ये एक तरीका अपनाया उन्होंने हर फेज में इस तरीके से किया। और लास्ट फेज आते आते आपने देखा होगा कि एक बाइट सिस्टम, बाइट इंटरव्यू भी पीएम का हर चैनल ने किया था। तो एक तरीके से काम करना, जो साइंटिफिक तरीके से काम करने की जो नीति है, उसमें सबसे अहम डॉक्टर हिरेन जोशी हैं। जी बिल्कुल, उनके विषय में जिनको भी अधिक जानना हो आपका किताब पढ़ें, और जितने स्ट्रेटेजिकल फैक्ट्स हैं वो जानने के लिए आपकी किताब तो जरूर ही पढ़ें, क्योंकि मैंने पढ़ी है, अभी पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि बहुत लेट पढ़ी है, पहले पढ़नी चाहिए थी। मैं एक बात लोगों के साथ, आपके साथ पूछकर लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि 2020 की ऐसी विषम परिस्थिति में वर्चुअल रैली की शुरुआत बीजेपी ने की, और अमित शाह जी ने ओंकार भरा बिहार चुनाव का फर्स्ट टाइम। तो ये भी प्लान रहा होगा, क्योंकि कोरोना तो आए हुए काफी वक्त हो गया था और इलेक्शन की बात हो रहा था होगा नहीं होगा, कर पाएंगे इलेक्शन की तैयारी की नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतने नायाब तरीके से उन्होंने शुरुआत की। तो अभी जबकि आपने इतना रिसर्च किया, उनके साथ जरूर आपने टाइम देखा होगा, बिताया होगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत रही उनकी या एग्जाम्पलरी रहा? और सारिका जी इसमें इसका जवाब मेरी पुस्तक में कोरोना तो अब आया है, कोरोना के समय वर्चुअल रैली की शुरुआत अब हो रही है, लेकिन इसका जवाब अगर इस पुस्तक को गहराई से आप देखें कि बीजेपी के संगठन का जो तौर तरीका है, उसमें बिल्कुल उसमें जो संगठन का जो तौर तरीका है इनका, वो जमीन पे जो अपने संगठन का विस्तार तो करते ही करते हैं, लेकिन एक लंबे समय से, क्योंकि 2014 में जो 14 के चुनाव का सबसे अहम जो कहते हैं कि एक नई चीज जो सामने आई थी, वो सोशल मीडिया आया था 2014 के चुनाव में। वो बहुत प्रभावी तरीके से नरेंद्र मोदी ने उसको इम्प्लीमेंट किया था और उसको लोगों तक पहुंचाया था। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव से पहले की बात मैं कर रहा हूं कि बीजेपी ने बहुत सलीके से, बहुत तरीके से डिजिटल संगठन तैयार करना शुरू कर दिया था। एक डिजिटल संगठन कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं जिसका जिक्र इस पुस्तक में है। और वो डिजिटल संगठन, एक उन्होंने टारगेट लिया कि हम डिजिटल संगठन, डिजिटल आधार पे बूथ कमिटीज, ये सारा स्ट्रक्चर उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ। बीजेपी ने एक दिन में, एक झटके में कि कोरोना आ गया और उसके बाद हमको वर्चुअल तरीके से चीजों को पहुंचाना है तो नई चीज इजाद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से संगठन को चलाने का जो काम शुरू किया, एक डिजिटल संगठन का खाका तैयार किया। उस खाके के आधार पे बीजेपी का स्ट्रक्चर आज इतना मजबूत है कि उन्होंने वर्चुअल रैली की शुरुआत सोची और उसको कर दिया। मैंने आपको कहा ना कि आज बीजेपी का संगठन इतना चलायमान है, इतना गतिमान है कि आज अगर अभी शाम को सोच लिया जाए कि मुझे कल ये इवेंट करना है जिला स्तर पे, तो बीजेपी कल वो इवेंट जिला स्तर पे कर सकती है। यही मैं जानना चाहती थी कि उनकी तैयारी पूरी रहती है और देखने वाले, सुनने वाले को लगता है कि इन्होंने तो लेट कर दिया या इन्होंने अचानक से कर दिया। जबकि आपके साथ एक इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना कि
आप कह रहे थे कि अमित शाह जी लेट से कोई चीज करते हैं, लेकिन वो लेट होता नहीं है, दरअसल वो ब्रेन मैपिंग होती है वोटर्स के लिए Exactly. कि उनको ज्यादा वक्त तक याद रहे वो चीज, एडवर्टीजमेंट हो, पोस्टर हो, बैनर हो या स्लोगन्स हो। अगर इस पुस्तक में जो फेज बाय चुनाव वाला चैप्टर है, जो फेज बाय चुनाव मतलब बीजेपी ने हर फेज की एक होती है चुनाव की रणनीति बनाना, कि आपने एक रणनीति बना ली और उस पूरे चुनाव को उस रणनीति पे आप लेके चले गए। लेकिन बीजेपी ने इस बार जो चुनाव की रणनीति बनाई थी, हर फेज की एक अपनी अलग रणनीति थी। जैसे मुझे याद है कि राहुल गांधी चौकीदार चोर है का स्लोगन दे रहे थे, बार बार नारा दे रहे थे। एक बहुत तरीके से एक पूरी रात पीएमओ में काम हुआ, कॉन्सेप्ट नोट बना, उस पे पूरी एक वीडियो तैयार किया गया और उसको अगले दिन रिलीज किया गया। चौकीदार चोर है बनाम मैं भी चौकीदार, वो इतना क्लिक कर गया लोगों को। और उसके बाद मैं कहता हूं राहुल गांधी और कांग्रेस की वो एक बहुत बड़ी भूल थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो माफीनामा आपने बाद में दिया, अगर आपने पहले दिया होता तो ये इशू लंबा नहीं चलता। 10 अप्रैल से 12 मई तक, यानी चुनाव के छठे फेज तक आप उस एपिसोड को खींच के लेके गए, जिसका फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को मिला। बिल्कुल। सेकंड फेज देखिए बीजेपी का। सेकंड फेज में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो चुनाव में उतारने का फैसला किया, ये फैसला ऑलरेडी 3 अप्रैल को अमित शाह अपने उत्तरकाशी के प्लेन में ले चुके थे। उत्तरकाशी जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, उस प्लेन में बैठे हुए थे, उनके साथ संगठन महासचिव रामलाल जी बैठे हुए थे और उस वक्त उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि हमें उनको फाइनल करना है। और तीसरे चरण में जैसे आप देखेंगे, तीसरे चरण में जब ये बात आई कि भाई बीजेपी राष्ट्रवाद को बहुत आगे बढ़ा रही है, बीजेपी बालाकोट को बहुत आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस न्याय स्कीम जो है ना गरीबों को देने के लिए न्याय स्कीम की बात कर रही थी, तो बीजेपी ने फिर क्या किया, अपने स्लोगन के नीचे एक नया एड ऑन किया थर्ड फेज में। वो था काम रुके ना देश झुके ना। यानी जो काम उन्होंने किया है, उन्होंने कभी भी एक बहुत सावधानी जो बीजेपी ने बरती। 2004 में फील गुड का फील गुड से सबक ले चुकी थी पार्टी। फील गुड का जो कैंपेन था उसका एक बूमरैंग जिसको कहते हैं वो देख चुकी थी पार्टी। इसलिए नारा क्या दिया गया, काम रुके ना देश झुके ना। आप शब्दों को देखिए, शब्दों का चयन देखिए, यानी हमने जो काम शुरू किया है उसकी निरंतरता बनाए रखनी है, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। फोर्थ फेज में आप देखेंगे कि अक्षय कुमार प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करते हैं। आखिर क्यों करते हैं प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू? वो इसलिए होता है कि अचानक से बालाकोट के बाद प्राइम मिनिस्टर की एक छवि बन गई थी। एक बात जो मैं कई जगह कहता हूं कि पुलवामा के बाद अगर कोई दूसरा नेतृत्व होता तो शायद ये लोग कहते कि आपके रहते हुए ये हमला हो कैसे गया। लेकिन पुलवामा के हमले के बाद पूरे देश में ये छवि बनी कि नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। पूरे देश में एक ऐसी छवि, ऐसा माहौल तैयार हो गया। उसके बाद एक जिसको कहते हैं माचो मैन वाली छवि, प्राइम मिनिस्टर की छवि बिल्कुल माचो मैन जैसी बन गई एक। तो उनको लगा कि उनके जीवन का जो एक टची पहलू है उसको लेके आना चाहिए। और उस समय मुंबई जैसा मेट्रो सिटी, कुछ मेट्रो सिटीज और थे अलग अलग स्टेट के, वो वोटिंग करने जा रहा था। उस वोटिंग के समय अक्षय कुमार ने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, जिसमें उनके जीवन के वो पहलू बाहर लेकर के आए, जिससे एक उनकी उनकी वो छवि आई। पांचवा चरण जो था, आप देखेंगे कि पांचवा चरण में अचानक से मसूद अजहर पे बैन लगता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर निजी हमले होते हैं। उसी को उन्होंने पांचवें चरण में मुद्दा बना दिया। छठा चरण जब पंजाब वोटिंग में जा रहा था, दिल्ली वोटिंग में जा रहा था, उन्होंने बोफोर्स, राजीव गांधी और बोफोर्स का मामला लेकर के आप आए। और सातवें फेज में तो आपको याद ही है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम जाते हैं, बंगाल में जो हिंसा होती है वो एक ऑटोमेटिक मुद्दा बन जाता है। यानी 7 फेज की 7 रणनीति थी, जिसको आप चक्रव्यूह का 7 द्वार कह सकते हैं, जिसको भेदा गया। 7वां द्वार अटका नहीं, अभिमन्यु रुका नहीं, अभिमन्यु इस द्वार को पार कर गया जी। ये स्थिति। और ये सारी बातें आपकी इस पुस्तक में है, जिस पे हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये किताब जो है, इस पे सिर्फ 2 लोगों की तस्वीर नहीं है जिन्होंने तस्वीर बदल दी देश की, बल्कि हमारी आपकी सबकी तस्वीर आपने रखी है। प्रभात प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई, और आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप अपनी नई किताब पे काम करते रहिए, इसके लिए शुभकामनाएं भी। और हमारी बातचीत आज यहाँ के लिए
यही विराम पाती है। नमस्कार। बिहार के लिए आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर? बिहार के लिए वो तो पूछ लिया था ना अभी। बिहार इनको अभी इनका चुनाव टाइम भी। जी पीयूष जी, बिहार मोदी में आप जी मैं पूछना चाह रहा था कि जो अभी क्या परिवेश है बिहार के इलेक्शंस को लेके एज अ, क्योंकि आप इतनी डेप्थ, क्योंकि अभी हम लोगों के अंदर सबसे अधिक आप भी बहुत गहराई से उसको देखते हैं, आप वहां से आते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो अभी वहाँ चुनावी समीकरण चल रहा है कि लोजपा एक तरफ है, भाजपा जेडीयू एक साथ हैं, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ हैं, तो क्या किस तरह से डायमेंशन देखते हैं आप, किस तरह से ये चीजें निकल के आएंगी और ये क्या सरकार एनडीए बना पाएगा या क्या होगा? पीयूष जी देखिए, ये सवाल मुझसे आजकल कई लोग जनरली कुछ सामान्य तौर पे मजाक में भी पूछते हैं कि बिहार मोदी में होगा या नहीं। ये बहुत एक लोग मुझसे पूछते हैं, कई मेरे मित्र हैं। मैं इसको बिहार चुनाव को मैं तीन फेज में चुनाव है और मैं इसको तीन टर्म्स में देखता हूँ: इंसेप्शन, इक्वेशन और परसेप्शन। वो जब आप चुनाव का आरंभ हुआ, इंसेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ कि जब चुनाव आरंभ हुआ तो चीजें ऐसी लग रही थी कि बहुत स्मूथ तरीके से ये गठबंधन वापस आ रहा है। परसेप्शन में आप देखेंगे कि जब चुनाव शुरू हो गया तो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि बिहार में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे लोग नाराज हैं। एक नई बात जो मुझे ट्रेंड समझ में आई कि कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी कम है, मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी ज्यादा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के एक जबरदस्त क्रेज, जबरदस्त छवि आज भी है लोगों में। मैं जो पलायन की बात होती है कि कोरोना के समय जो पलायन हुआ, एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो हो रही है, मैं गांव के लोगों से, मैं खुद गांव से आता हूं, मैंने कोई फीडबैक मांगा नहीं था। लोगों ने अपने आप जब मुझे बताया उस समय भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो थी कि भाई जो पलायन हुआ, जब 25 को लॉकडाउन लगा, 26 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, गांव में 25 किलो अनाज, 1 किलो दाल, 500 रुपए जनधन में, 1000 रुपए दिव्यांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, ये इतनी तेजी से उस पर काम हुआ कि गांव में लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया। और जो उनके परिवार के लोग दिल्ली या पंजाब या जहां भी मजदूर के रूप में थे, जब वो आपस में फोन पे बात करते थे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जी हमारे पास अब खाने को नहीं है, मकान मालिक घर से बाहर निकाल रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि अरे तुम वहां क्या कर रहे हो, यहाँ तो 25 किलो अनाज मिल रहा है, दाल मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, आ जाओ। तो लोगों ने सोचा यहाँ भी परेशान हो रहे हैं, इससे अच्छा चलो चल के देखते हैं। पलायन में एक हिस्सा इस तबके का भी था, ये मेरा मानना है। और इसका असर ग्राउंड पे बहुत अधिक है। एक मजदूर जो है यहाँ दिल्ली से, मैं जानता हूँ, एक रिक्शा चालक है, वो हमारे एक मित्र की बेटी को स्कूल पहुंचाने का काम करता है। उसको 4000 रुपए दिए गए कि आप जाने के लिए, गांव जाने के लिए। और जब उनसे दोबारा पूछा गया कि बिहार में अब क्या स्थिति है, उस व्यक्ति ने कहा अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कोरोना से ये देश खत्म हो चुका होता। ये परसेप्शन आम लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति है। तो ये हो गया परसेप्शन। अब मैं आता हूं इक्वेशन पे। इक्वेशन में क्या है कि बिहार की जो चुनावी रणनीति है, चुनावी राजनीति है, वो सन 2000 के बाद एक बहुत बदलाव आ चुका है। उसमें बदलाव ये है कि वहां 3 तरह की चीजें हैं। मैं सीधी सपाट बात कहता हूं। समीकरण यह है कि यह माना जाता है कि बिहार में जाति समीकरण को, जाति के आधार पर चुनाव को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, चाहे आप कितने भी एकेडमिक बहस कर लें, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार की चुनावी गणित, बिहार का जो चुनावी गणित है आज के समय का, वो ये है कि 35% वो फॉरवर्ड बेस जो है वो बीजेपी के साथ माना जाता है। जो 30%, 14% यादव, 16% मुस्लिम, ये मिला के चंक आरजेडी के साथ माना जाता है। और नीतीश कुमार जी के साथ जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि उन्होंने शासन में आने के बाद एक महादलित और अति पिछड़ा एक वर्ग खड़ा किया, और उनकी खुद की कम्युनिटी जो कुर्मी कम्युनिटी है उसमें करीबन 2 से 2.5% का शेयर है उनका। तो ये कुल मिलाकर के उनके पास 15% का चंक बनता है। ये 15%, ये जो 15% है नीतीश कुमार जी का, एक जो खासियत है कि 15% अगर 30 वाले के साथ जाके मिलेगा तो सरकार बनेगी, और 15% वाला 35 वाले के साथ आएगा तो सरकार बनेगी। नीतीश कुमार एक की प्लेयर है। तो ये इक्वेशन है बिहार की राजनीति का। अगर इक्वेशन के आधार पर वोट पड़ते हैं तो ये गठबंधन वापस आएगा। परसेप्शन के आधार पर वोट पड़ता है तो मेरे हिसाब से ये असेंबली हंग होने वाली है।
अगर परसेप्शन के आधार पे होता है तो निश्चित तौर से जो आपने एक एलजेपी की बात की पीयूष जी की चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, एक जनता के बीच के नेता थे। उनके निधन से, आकस्मिक निधन से एक सहानुभूति की लहर है। चिराग पासवान को वो फायदा मिलेगा, लेकिन वो सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये कहना अभी मुश्किल है। वो नुकसान जरूर करेंगे और वो नुकसान जेडीयू का कर रहे हैं। उसमें मुझे ये लगता है, ये मेरा मानना है कि वहां इसका फायदा, उस नुकसान का फायदा कमोबेश आरजेडी को मिल सकता है, क्योंकि क्योंकि वहां बीजेपी जहां जेडीयू लड़ रही है वहां बीजेपी तो है नहीं, तो उसका फायदा अमूमन मुझे लगता है कि उनको मिल जाएगा। तो आने वाले समय में मुझे ये लग रहा है कि बिहार के चुनाव में अगर ये गठबंधन वापस आता है तो ये आप ये मान के चलिए कि बिहार मोदी मय होकर के लौटा है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सटीक टिप्पणी की आपने, और एकदम जिसे कहना चाहिए कि एकदम पानी पानी कर दिया आपने, एकदम तो चीजें हैं बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, आप लोग आए, पाठकों को पसंद आएगा आपका कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद।